हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक श्रृंखला आप लोगों के लिए शुरू की है, मैं उससे समझता हूं कि आप लोग उसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको कहा था कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, उसमें हम इस तरीके से चीज़ों को उठा करके चलेंगे कि जहाँ से हमारे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संबंध में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और मैंने पिछली क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो एक अनोखा शासक था। उसी तरीके से आज हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि कैसे उसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, आखिर उसकी नीतियां क्या थी, किस तरीके से थी, उन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, चलिए अपना सेगमेंट शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए। एवरीबॉडी जल्दी जल्दी आइए। और पहली बात ये बताइए, मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। ओके ओके, ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक ठीक। चलिए, तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिन लोगों को 2024-25 में फिर से अपीयर होना है, जिनको एग्जाम पास करना है, उन लोगों के लिए स्टडी IQ एक बहुत अच्छा एक ऑफर कह लीजिए या मौका कह लीजिए या अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, वो आपको उपलब्ध करा रहा है। फाउंडेशन बैच, GS का पूरा फाउंडेशन बैच ऑनलाइन, छठा बैच हमारा 7 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, शाम को 6 बजे से। 7 जून से शाम को 6 बजे से फाउंडेशन का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। 13 से 15 महीने का कोर्स, जिसमें आप लोगों को रेगुलर क्लास 3 घंटे की, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, मटेरियल, ठीक है ना, और पर वीकली टेस्ट वगैरह सब कुछ, आंसर राइटिंग आपको उपलब्ध कराया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके लिए आपको घर बैठे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम आपके लिए जो करने जा रही है, उसके साथ जुड़ करके काम करना है। और आपको सिर्फ 2 दिन के लिए एक विशेष ऑफर है कि 30,500 जो फीस थी, उसको केवल 2 दिन के लिए MK लाइव कोड यूज करने पर मात्र 17,499 रुपए आपको पे करना है और पूरी क्लास का एक्सेस आपको मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इसके लिए आपको ज्यादा वेट मत करिए, जल्दी से इसको ज्वाइन करिए। सिर्फ 2 दिन, 30 और 31, आज और कल का दिन है सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए, 7 जून शाम को 6 बजे इस बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए। और सबसे बड़ी चीज है, MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपको 30,500 की जगह पर 17,500 रुपए में आपको कोर्स अवेलेबल होगा, अन्यथा पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। ओके, चलिए, तो दोस्तों, हम लोग जैसे बात कर रहे थे, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मध्यकालीन भारत का तुगलक वंश का इतिहास के संबंध में आपको बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत के उलेमा और अमीर वर्ग ने उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई, चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को शासक बनाया। और उसके संबंध में देखा जाए तो उसने बहुत ही कई ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से उसे कुछ इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यह बहुत ही अलग तरह का शासक रहा है, जो धार्मिक नीति से कट्टरपंथी भी था। ठीक है ना। और कुछ इसकी बहुत आलोचना भी करते हैं, क्योंकि इसके समय में ऐसी ऐसी दिल्ली सल्तनत में गतिविधियां हुई थी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, या कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। तो यानी कि अच्छे और बुरे बहुत सारे इसने काम किए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो उसका टाइम पीरियड है 1351 से लेकर के 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक, ये रहा आपका शासक, जिसके बारे में हमको आज पढ़ना है, समझना है। ठीक है ना। और इसमें मैं कुछ चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। देखिए,
फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ऐसा क्या हुआ था। कहानी समझिए, कंसेप्ट समझिए, चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अन्यथा आप परेशान रहेंगे कि सर कितना याद करें। मैंने पहले ही कहा कि इतिहास और भूगोल को कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को पड़ी और सुबह सफा। क्यों? तो मैं वो बदनाम होने नहीं दूंगा। कारण है कि ये विषय ऐसा है ही नहीं कि इसमें फैक्ट हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट है। इतिहास क्या है? सिंपल सी एक लाइन में समझिएगा। इतिहास है आज से पहले की घटनाओं का एक संग्रह है। लोगों का मानना है घटना यानी कि तथ्य, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास आज से पहले हुई घटनाओं का संग्रह तो है, लेकिन हर घटना किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वो कारण अगली घटना के लिए जिम्मेदार होता है। तो यानी कि हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण है और कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं। अगर आप यहां पर हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आगे कहीं जाएंगे, कुछ भी अचीव करेंगे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ कारण होंगे। तो कोई भी घटना, कोई भी इवेंट शून्य में नहीं होती। ध्यान रखिएगा, वो बिल्कुल भी शून्य में नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। उसी तरीके से इतिहास में भी घटनाएं कभी शून्य में नहीं हुई, उनके पीछे कारण थे। तो ये एक घटना आज घटी और आज जो घटना घटी वो किसी दूसरे घटना के लिए कारण बन जाती है। तो इसी सीक्वेंस को जानना ही इतिहास कहलाता है। एक सच्चा इतिहासकार वही होता है जो इन घटनाओं के पीछे कारणों की व्याख्या करे और इसके परिणामों को बताए कि इससे क्या होगा, क्या हो सकता था या क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ। तभी जाकर के हमें इतिहास की सही जानकारी मिलती है। अन्यथा हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो तथ्य हैं, फैक्ट हैं। ये गलत है। हर घटना के पीछे एक कारण है। आप हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। ओके, तो बात वही है इतिहास में। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण थे कि उसने क्या क्या कार्य किए, किस तरीके से कार्य किए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, FST हम कह सकते हैं। ये रहा फिरोज शाह तुगलक का। ये मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं है, बल्कि चचेरा भाई है। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में आपको बता दें कि उसके समय में सोचिए कि कितनी सारी परेशानी इकट्ठी हुई थी। उसकी वजह से उलेमा वर्ग नाराज था, जो मुल्ला मौलवी है, धार्मिक कट्टरपंथी है। क्योंकि वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, सोचिएगा, वह सभी धर्मों को बराबर मौका देता है, जिनमें योग्य है उनको मौका देता है, और धार्मिक कट्टरपंथ को उसने अलग रखा था। इसी वजह से उलामा वर्ग उससे नाराज था। अमीर वर्ग को भी उसने नाराज कर रखा था। क्यों? क्योंकि योग्य व्यक्तियों का चयन कर रहा था, जिसकी वजह से मुस्लिम अमीर वर्ग जो है वो भी नाराज है। तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि फिरोज शाह तुगलक को वहां के जो उलेमा वर्ग हैं वो किस आधार पर शासक बनाए। वो चाहेंगे कि ऐसा शासक बने जो हमारी बातों को माने। और फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कहानी ये थी कि इसके पिता जो थे, ध्यान रखिएगा, पिता थे मुस्लिम और इसकी जो माता थी हिंदू। सोचिए, मोहम्मद बिन तुगलक पहले से ही उदार था, ऊपर से फिरोज शाह तुगलक को बनाए तो इसकी मां तो पहले से ही हिंदू है, तो हो सकता है कि यह भी उदार हो। इसलिए उलेमा वर्ग जो है इसको शासक बनाने से हिचकिचा रहा था। बात समझे कि नहीं? आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो एक ये प्रभाव था, इसी वजह से उलेमा वर्ग बड़ा परेशान था। फिर भी उन्होंने कोई उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, तो इसको उन्होंने शासक बनाया था, फिरोज शाह तुगलक को।
और इसने भी कहा था कि मैं आपके अनुसार चलूंगा। इसी वजह से इसकी नीतियां अलग तरह की बन गई थी। एक बहुत बड़ा कारण था मोहम्मद बिन तुगलक और उसका मां का हिंदू होना। ये उसकी नीतियों के लिए जिम्मेदार कारक है, ध्यान रखना। अब बात आती है कि इसके समय में परिस्थितियां क्या थी जिसकी वजह से इसको कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। वो क्या क्या परिस्थितियां थी, देखिए। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मैंने बताया था कि आपको विजयनगर बहमनी साम्राज्य टूट गया था, बंगाल में विद्रोह हो रहे थे। तो कहने का मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में साम्राज्य का विघटन हो रहा था। किसके समय में? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में साम्राज्य का विघटन हो रहा था। जब यह शासक बना तो इसके सामने एक चुनौती है, ध्यान रखना, परिस्थितियां या चुनौतियां। ठीक। दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उलेमा वर्ग नाराज है, क्योंकि वो इनकी बात नहीं सुनता था। ऊपर से हिंदू और जैन साधु संतों के साथ मिलकर के रहता था। ओके, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा, अमीर वर्ग भी नाराज था। मैंने अभी आपको बताया था, अमीर वर्ग भी नाराज है। क्यों नाराज है भाई? उसकी मोनोपोली खत्म हो गई, योग्य व्यक्ति आ गए, तो क्या करें? समस्या यहां पर थी, ठीक है ना। चौथी समस्या थी किसान। किसानों ने आपको जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह किया ही था और किसानों को कोई बहुत फायदा पहुंचा नहीं। ठीक है, उसने ऋण दिया था, लेकिन समस्या फिर भी बनी हुई थी। किसान भी नाराज थे, यह भी एक समस्या थी, ठीक है ना। पांचवी समस्या है, इसकी माता खुद हिंदू है। तो ये चार पांच ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियां हैं, वो नीतियां का आधार बनी कि उसने कौन सी नीतियां अपनाई, कैसी नीतियां अपनाई, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, इसी संदर्भ में ही उसने बहुत सारे कार्य किए थे, बहुत सारे कार्य किए थे। और उन कार्यों को हम लोग, ध्यान रखना, उन कार्यों को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक, वो कार्य जिनके लिए ये परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। एक वो कार्य जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी मर्जी से लोगों के भले के लिए किए थे। भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर कार्य पिछली परिस्थितियां ही जिम्मेदार हो, उन्हीं से हो। कुछ अपनी मर्जी के भी तो काम हो सकते हैं, नए काम हो सकते हैं। बात समझे नहीं? तो इन कामों को, उसकी इस नीतियों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये रहे, एक हम कहते हैं सकारात्मक कार्य। सकारात्मक यानी कि जो उसने स्वयं विकसित किए थे। और दूसरे थे नकारात्मक कार्य। कौन से? नकारात्मक कार्य, ठीक है ना। और नकारात्मक मतलब जो जिसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, परिस्थितियों के कारण शुरू हुआ था, परिस्थितियों से। इनको एवरीबॉडी क्लियर है? आराम से समझिए, घबराइएगा नहीं, कंसेप्ट समझिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जितने भी कार्य हुए, जितनी भी नीतियां बनी, उन सब के लिए एक तरफ तो उसके समय की परिस्थितियां जिम्मेदार थीं और दूसरा उसका अपना व्यक्तित्व भी जिम्मेदार था। परिस्थितियां वो थी जो पिछले मोहम्मद बिन तुगलक के समय से चली आ रही थी। साम्राज्य का विघटन हो रहा था, उलेमा वर्ग नाराज था, अमीर वर्ग नाराज था, किसान नाराज था, और ऊपर से उसकी माता हिंदू थी। तो इस चीज को उसको बचाना भी था, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की वजह से सोचिए उसकी नीतियां प्रभावित हुई। इसलिए कहा भी जाता है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से आच्छादित रहा, उससे प्रभाव में बना रहा। तो ये उसी समय की नीतियां हैं, वही तो आच्छादन है, वही तो शैडो है। क्लियर है? ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसके कामों को दो तरीके से डिवाइड किया। ये रहा फिरोज शाह तुगलक।
दो तरह के कार्य हैं, एक नकारात्मक कार्य जिसमें उसकी धार्मिक नीतियां और प्रशासनिक नीतियां आती हैं, ओके, और दूसरे हैं सकारात्मक कार्य जिसमें उसके समाज कल्याण के कार्य और निर्माण कार्य या सिविल इंजीनियरिंग के कार्य शामिल होते हैं। ध्यान रखना, क्लियर है? देखिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड करके पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए। इसमें किसी तरह के घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप तथ्यों के पीछे, फैक्ट के पीछे भागेंगे तो बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी और हो सकता है कुछ चीजें भूल भी जाएं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में नंबर नहीं आते। कारण यही है। ओके, बात क्लियर है? चलिए, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया और ध्यान रखिए, नकारात्मक कार्यों को यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। उसने नकारात्मक कार्यों के लिए उसने एक जो नीति अपनाई थी, ध्यान रखना, और वो नीति है तुष्टीकरण की नीति। किसकी? तुष्टीकरण की। यानी कि तुष्टीकरण का मतलब होता है अपीजमेंट, जिसका मतलब है कि एक वर्ग को खुश रखना है, बस किसी तरीके से उसको खुश रखना है। इसी तरह की नीति को आपने कभी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में जब पिछली सरकार थी, बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार कुछ मुस्लिम लोगों के लिए, कुछ अन्य लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही नीतियां बना रही थी, ऐसा लोगों को कहना है। तो वो उनके लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही थी, जिसकी वजह से हिंदू वर्ग नाराज हुआ और उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। ये कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और सब कुछ क्लियर समझा सकता हूं, लेकिन मैं अपना पक्ष नहीं रख सकता, जरूरत भी नहीं है। और उसी तरह से आईएएस अधिकारी अब बनने जा रहे हैं, तो आप भी इसी तरह का बीच का रास्ता अपनाइए। ओके, क्लियर है? तो उसी को हम कहते हैं तुष्टीकरण की नीति, यानी कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना। उसके पीछे उनके कारण हो सकते हैं, तो कारण मैंने बताए थे कि भाई धार्मिक नीति, यानी कि उलेमा नाराज था पहले से, इसलिए उसको संतुष्ट करने की कोशिश की गई। प्रशासनिक नीति, अमीर वर्ग नाराज था, उसको संतुष्ट करने की कोशिश की गई, इसलिए कहते हैं तुष्टीकरण की नीति। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि उसने कौन कौन सी नीतियां कैसे और किस तरीके से अपनाई थी, इसको आपको समझना है, ठीक है ना? सकारात्मक कार्य क्या है? सकारात्मक कार्य क्या है? वो है जो उसने स्वयं अपनी मर्जी से लोगों के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए शुरू किए थे, ठीक है ना? लोगों के और राज्य के कल्याण के लिए उनको शुरू किया था, वो है आपके सकारात्मक कार्य। ये रहे, क्लियर है? अब एक एक करके हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? चलिए, फिरोज शाह तुगलक का नकारात्मक कार्य, जिसको मैंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति थी, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ठीक है ना? इसमें उसने धार्मिक नीति पर बल दिया। सबसे पहला काम उसने यही किया। क्यों किया? देखिए, पिछले मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उलेमा वर्ग नाराज था, क्योंकि उसने धर्मनिरपेक्ष नीति को अपनाने की कोशिश की थी, हिंदुओं को, जैनों को बढ़ावा दिया था। दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक की माता हिंदू है, इसलिए उलेमा वर्ग संशय में है, डाउट में है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो उसी उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक नीति अपनाई। और धार्मिक नीति कैसी थी? तो धार्मिक नीति थी उसकी कट्टरपंथी नीति, कट्टरपंथी नीति, यानी कि उलेमा को संतुष्ट रखने के लिए उसने काम किया था, ठीक है ना? कट्टरपंथी नीति, इसका मतलब हुआ कि उसने अपने राज्य में शरीयत के नियमों को लागू किया। किसको लागू किया? शरीयत। बोले कि अब जो कुछ भी होगा वो शरीयत के नियमों के अनुसार होगा, और जो शरीयत के खिलाफ है उसको लागू नहीं किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या हुआ वो आप देखने की कोशिश करिएगा। धार्मिक नीति में समझिए क्या क्या हुआ उसमें। देखिए,
सबसे पहले तो उसने, ध्यान रखना, शरीयत के अनुसार है ये नीति, ठीक है ना, किसके अनुसार है? शरीयत के अनुसार। एक, अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहला, शरीयत के अनुसार जितने भी किले में चित्र थे उनको नष्ट करवा दिया, चित्रों को क्या करवा दिया? नष्ट। क्योंकि इस्लाम में पेंटिंग मना है, मूर्तिकला और चित्रकला दोनों इस्लाम में वर्जित है, दोनों नहीं बना सकते। केवल सुलेख कर सकते हो, यानी कि दीवारों पर आप कुरान की अच्छी आयतों को, कुरान की जो बातें हैं उनको अच्छे तरीके से कलात्मक रूप से बना सकते हो, बाकी किसी भी चीज का चित्र आप नहीं बना सकते। ध्यान रखिएगा, उनको कहा जाता है चित्रकला पर प्रतिबंध होना, पहला काम, ठीक है ना। एक, दूसरा काम क्या किया था? दूसरा काम यह किया था कि सूफी संत की जो मजारें हैं, सूफी संतों की जो मजार हैं, दरगाह हैं, वहां पर महिलाओं को जाना प्रतिबंध कर दिया। क्या कर दिया? कि वहां पर महिलाएं अब नहीं जाएंगी, यानी कि सूफी संत जितनी दरगाह वगैरह होती हैं वहां पर कोई भी महिला नहीं जाएगी। एक तरीके से वो क्या हो जाती है? महिलाओं का प्रवेश वर्जित है इस्लाम के अनुसार, तो उसने उन पर भी नियम लागू कर दिया। ध्यान रखिएगा। तीसरा काम क्या किया? कि जो सोने चांदी के जरी वाले कपड़े होते थे, चांदी के जरी के कपड़े, बोले इन पर प्रतिबंध लगा दिया। बोले कि ये नहीं पहने जाएंगे, यानी सिंपल कपड़े पहनिए, सोने चांदी की कढ़ाई बुनाई वाले से कपड़े नहीं पहने जाएंगे। बोले ये भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। चौथा काम किया, शरीयत के अनुसार केवल 4 प्रकार के कर लगाए जाएंगे। जो शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के जो कर हैं केवल वही लगाए जाएंगे। कौन कौन से? जजिया, जकात, खराज और हुम्स, ये लगाए जाएंगे। इनके अलावा बाकी 23 प्रकार के कर उसने माफ कर दिए जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लगे हुए थे। बोले बाकी सब खत्म, केवल यही 4 कर लगेंगे बस, इसके अलावा कोई कर नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा सोचिए उसने एक काम और किया, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है ना, और कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर, कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर, इनको तोड़ा उसने, आक्रमण किया और उनको तोड़ दिया। सोचिएगा, तो एक तरीके से ये सारे जो कायदे कानून है, जो नियम है, जो नीतियां बनाई है, वो किसके लिए हैं? उलेमा वर्ग को खुश रखने के लिए उसने बनाई थी, ठीक है ना, जिससे कि उलेमा वर्ग खुश रहे और उसको माने कि हाँ ये ठीक है, इसकी मां हिंदू है तो इसका मतलब ये भी उदार होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उनको खुश रखने के लिए उसने ये नीति अपनाई थी। ध्यान रखना, ओके, क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा यहीं पर, कुछ कार्य ऐसे भी थे जो कुछ कार्य जो इस नीति से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि उनको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ भी कार्य ऐसे भी थे जो इस नीति से अलग थे। जैसे अलग थे, जैसे ध्यान रखिएगा, हिंदू ग्रंथों का उसने काफी सारे हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करवाया, जिससे कि लोग इसको पढ़ें, समझ सकें हिंदू ग्रंथों को, इनके अंदर क्या क्या है, ठीक है ना। दूसरा, एक चीज और समझ लीजिएगा, उसने पंचकोट के किले में, एक जगह है पंचकोट,
के किले से एक लड़की मिली थी और उसको गोद ले लिया। हिंदू लड़की थी और उसे क्या किया? गोद ले लिया, उसको पाला पोसा, उसका पूरा संरक्षण किया उसने। पंचकोट की हिंदू लड़की को गोद लेकर के उसका संरक्षण भी किया। ठीक है ना। तीसरा काम क्या किया? उलेमा वर्ग को उसने खुश तो रखा, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया, नहीं करने दिया। बाकी सब ठीक है, बोलो तुम खुश रहो, तुम्हारी नीति लागू कर रहा हूं, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करोगे, ये समझ लीजिएगा। ठीक है ना। चौथा, उसने हिंदुओं की मंदिर और पूजा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, नहीं लगाया। क्लियर? ध्यान रखना, उसने इन सब चीजों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। ठीक, क्लियर हो गया। लेकिन इसी चीज में एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक पहली और इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने जा रहा हूं यहां पर, इसको नोट कर लीजिएगा। स्पेशली पूरे दिल्ली सल्तनत, पूरे मध्यकाल में, पूरे दिल्ली सल्तनत में, पूरे मुगल में, और कभी भी जब तक मुस्लिम शासक रहे, उन सभी ने एक काम नहीं किया था, और जो इसने किया, पहली और आखिरी बार कह लीजिए, पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर, ध्यान रखना, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। यह बहुत बड़ी बात है। यानी कि मुसलमान जानते थे कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा पूजनीय वर्ग है, हिंदू उनको बहुत मानते हैं। ठीक है ना। इसलिए उसने सब शासकों ने सब पर सब कुछ किया, लेकिन ब्राह्मणों पर कभी जजिया कर नहीं लगाया। इवन ना अकबर ने, ना औरंगजेब ने, ना बाबर ने, ना हुमायूं ने, किसी ने नहीं लगाया। दिल्ली सल्तनत में किसी ने नहीं लगाया। केवल अकेला शासक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। किस लिए? धार्मिक नीति, उलेमा वर्ग को ज्यादा खुश करने के लिए। कहते ना कि कहावत है कि जब कोई व्यक्ति किसी नए धर्म को अपनाता है और उस पर दबाव होता है तो वो ज्यादा पूजा पाठ करता है। तो उसी तरीके से इसके ऊपर भी दबाव था। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक का, दूसरा इसकी मां हिंदू थी, तो ये उस दबाव को बाहर निकालने के लिए ये नीतियां अपनाता था। सोचिएगा। लेकिन फिर भी इसने कुछ नीतियां ऐसी अपनाई थी जो इसके पुरानी तुष्टीकरण की नीति से अलग है। वो ये रही। क्लियर हो गया? दोनों पक्ष क्लियर हो गए धार्मिक नीति के, एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट, अब देखें कि उसकी प्रशासनिक नीति और अमीरों के प्रति तुष्टीकरण की नीति क्या है, ये देखेंगे। ये देख लीजिए इसमें क्या क्या है। मैंने पहले ही कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय के सभी मुस्लिम अमीर वर्ग जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी वर्ग है, उसको शासन में नहीं रखा, बल्कि उसको रखा जिसके पास योग्यता थी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, या किसी भी धर्म का हो। लेकिन उसी वजह से इसने उसको खुश रखने की नीति अपनाई। और क्या क्या किया, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, जो एकता प्रणाली है, एकता है, उनको आनुवांशिक बना दिया। क्या कर दिया? आनुवांशिक बना दिया, हेरिडिटरी। अब तुम यहां इस एकता के प्रधान हो, तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे बेटे के बाद तुम्हारे बेटे, उसके बेटे को, यानी आनुवांशिक हो गया। अब ये एकता परमानेंटली तुम्हारी हो गई। अब कोई और इसको नहीं ले सकता, ना ट्रांसफर हो सकता, ना कोई और ले सकता। आनुवांशिक बना दिया। एकता प्रणाली तो पता है ना, इल्तुतमिश ने शुरू किया था, मैंने बताया था। यानी साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट करके उसको एकता बना देना, जिससे कि वहां का एक व्यक्ति गवर्नर के तौर पर उसका शासन प्रणाली संभाल सके। लेकिन इल्तुतमिश ने इस प्रणाली को ट्रांसफरेबल बनाया था, यानी कि हस्तांतरणीय। वो कभी भी किसी का भी ट्रांसफर कर सकता था। इसने क्या कर दिया? उसको परमानेंट कर दिया, हेरिडिटरी बना दिया। ये था। ठीक है ना। दूसरा, इसने क्या काम किया?
राजस्व नीति में उदारता की नीति अपनाई। बोले कि आराम से टैक्स वसूलो, जो देता है ठीक, जो नहीं देता है ठीक, लेकिन किसको? आम आदमी को नहीं। ध्यान रखिएगा, उदारता की नीति राजस्व में आम आदमी की या किसान के लिए नहीं थी, बल्कि अमीरों के लिए, क्योंकि यही अमीर ही तो टैक्स कलेक्ट करके लेके आते थे। तो वो जितना पहुंचा दें ठीक, ना पहुंचाएं तो ठीक। कठोर तरीके से उसने उनसे वसूली नहीं की। ठीक है ना। तीसरा काम क्या किया? सेना में भी उसने आनुवांशिक नीति को अपना दिया, बना दी, बढ़ावा दे दिया। आनुवांशिकता, बोले कि तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा सैनिक बनेगा, चिंता मत करिए। वो भी नहीं है तो अपने किसी गुलाम को भेज दीजिए, सैलरी आपको मिलती रहेगी। आप नहीं आ पा रहे, अपने बेटे को भेज दीजिए, बेटा नहीं है उसके बेटे को भेज दीजिए, अपने परिवार में से किसी को भेज दीजिए, कोई नहीं है तो गुलाम को भेज दीजिए, नौकर को भेज दीजिए, सेना में आ जाइए, लेकिन आप नौकरी में रहेंगे, सेना में रहेंगे। सोचिए ऐसी स्थिति, यानी सब लोग खुश। सोचिएगा, लेकिन इसका प्रभाव आप जानते हैं ना, तो सेना कितनी मजबूत बन जाएगी आप समझ सकते हैं। सेना कितनी कमजोर हो जाएगी या मजबूत बन जाएगी, ये आप लोग समझ गए। मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। ओके। चौथा काम क्या किया इसने सेना में ही दाग और हुलिया प्रथा को समाप्त कर दिया। दाग और हुलिया प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये क्या हुआ? सैनिक और जो घोड़ा सेना में भर्ती होते थे, उसको लिखना, उसका चित्र बनाना बंद कर दिया। यानी कि अब उसकी जगह पे कोई भी आ सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि जिस घोड़े को रखा गया है, जिस सैनिक को रखा गया है, उसके घोड़े के निशान लगा दीजिए कि यही घोड़ा है, और उसका जो सैनिक है उसका हुलिया बना दीजिए। यानी आज जो फोटो लगता है वो पहले हुलिया था, यानी चेहरा जैसे बना देना कि यही सैनिक है। कल को ऐसा ना हो कि सैलरी तो ये लेके जाए और भेज दे किसी नौकर को। घोड़ा तो अच्छा दिखा दिया और पता चला कि बाद में मरगिल्ला सा घोड़ा भेज रहे हैं। कौन सा? मरगिल्ला सा, खच्चर टाइप का, ऐसा भेज रहे हैं। इससे नुकसान हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा शुरू की थी। इसने क्या कर दिया? बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी जिसको चाहो उसको भेजिए। आप आइए, नौकर आए, गुलाम आए, बेटा आए, कोई भी आओ, आ जाओ। घोड़ा तुम कोई भी ले आओ यार, आ जाओ बस तुम खुश रहो। ये कंडीशन है उसकी, समझ गए? तो ये इसने काम किया था। और पांचवा जो महत्वपूर्ण काम था, इसने खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार को इसने खुद ब खुद बढ़ावा दिया था। कैसे बढ़ावा दिया? समझिएगा कि इसके पास एक सैनिक आया कि मुझे इस सेना में भर्ती होना है, लेकिन जो सेनापति है वो भर्ती नहीं कर रहा है। तो उसने खुद उसको पैसे दिए, बोले ये ले जाओ और अपने सेनापति को दे देना, वो घोड़े को पास कर देगा, तुम्हें भी रख लेगा। जाओ, खुद पैसे दे रहा है, यानी खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। बोले जाओ भर्ती हो जाओ, जाओ। तो सोचिए कि भ्रष्टाचार से, दाग हुलिया प्रथा खत्म करने से, आनुवंशिकता की नीति से, सोचिए इन सब से सेना कितनी मजबूत रहेगी, प्रशासन कैसा रहेगा, खुद सोच लीजिएगा। प्रशासन में दक्षता आ पाएगी? बताइएगा आप लोग। नहीं आ सकती। सेना मजबूत होगी या कमजोर? कमजोर होगी, और एक समय के बाद फिर पूरा साम्राज्य बिखर ही जाएगा। हाल फिलहाल तो शांति मिल जाएगी कि चलो इस समय शांति मिल गई, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि फिरोज शाह तुगलक के बाद में एक दो शासक और बने, और उसके बाद एक महान, मत कहिए बल्कि एक बड़ा लुटेरा भारत में आया था, तैमूर लंग, इसी वंश के अंत में। और उसने सोचिए पूरे दिल्ली सल्तनत को तबाह कर दिया था, सबको मार के चला गया था तैमूर लंग। क्यों? क्योंकि सोचिए जब ऐसा प्रशासन और ऐसी सेना होगी तो ये प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। शासक कमजोर होगा ही होगा, तो कोई भी लूट के चला जाएगा। तुगलक वंश के पतन के लिए जिम्मेदार कौन है?
फिरोज शाह तुगलक। क्लियर एवरीबॉडी? अब कहोगे सर एक तरफ तो आप कह रहे थे कि वो दिल्ली सल्तनत का अकबर है। भाई मैंने कहा कि दिल्ली सल्तनत का अकबर है, लेकिन किस मामले में वो मैं चर्चा करूंगा। हाल फिलहाल तो ये समझ में आ गया कि साम्राज्य को कितना कमजोर किया है इसने। ओके, चलिए अब आते हैं उसके सकारात्मक कार्यों की ओर। जो उसके सकारात्मक कार्य हैं, यानी कि उसने लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए थे। बात समझिएगा, ठीक है ना? लोगों के कल्याण के लिए उसने बहुत सारे काम किए थे, वही हमको देखना और समझना है। समाज कल्याण के कार्य एक एक करके इनको करते जाइए। देखिए, पहला एक विभाग बनाया दीवान ए खैरात। क्या बनाया? दीवाने खैरात। और दीवाने खैरात क्या है? गरीब और जो मजलूम लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए। गरीबों की सहायता करने के लिए ये दीवाने खैरात, एक तरीके से दान विभाग। बोले खैरात में थोड़ा ना बट रहा है, कभी कभी बोलते हैं ना, अरे हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। अरे दे देंगे, ऐसे कैसे दे दें? खैरात थोड़ा ना बट रही है। यानी कि दान की तरह था, दान विभाग है ये। गरीब मुसलमान जो लड़कियां हैं, गरीब मुसलमान जो लोग हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया था। गरीबों के लिए, गरीब कन्याओं के लिए, उनके विवाह हो जाए, इन सब चीजों के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है ना? दूसरा बनाया इसने रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर, तो आप समझ सकते हैं रोजगार दफ्तर किसके लिए होगा? रोजगार देने के लिए। ठीक है ना? तीसरा है दीवान ए इस्तेहाक। क्या है? दीवाने इस्तेहाक। ये पेंशन विभाग बना दिया उसने। समझ लीजिएगा, किसके लिए? जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, उन लोगों को पेंशन देने के लिए। वृद्ध और असहाय लोगों को पेंशन देने के लिए, कि जिससे कि उनकी जिंदगी अच्छे से चल सके। ये रहा, ठीक है ना? चौथा बनाया दारुल सिफा। दार उल सिफा, या इसी को कहते हैं शिफा खाना, और इसे हिंदी में कहते हैं अस्पताल। यानी कि उसने एक विभाग बना दिया स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, चिकित्सा के लिए। एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, दारुल सिफा या सिफा खाना। यानी लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उसने ये एक डिपार्टमेंट बनाया। सोचिएगा, ठीक है ना? पांचवा, दीवान ए बंदगान। ये बनाया उसने, दीवाने बंदगान। ये क्या है? दास विभाग। ये रहे दास विभाग, यानी गुलामों का एक विभाग बना दिया। और उसके पास दिल्ली सल्तनत में क्या, मुगलों के समय में भी सबसे ज्यादा 1,80,000 गुलाम थे उसके पास। सोचिएगा कितने? 1,80,000 गुलाम। और इन गुलामों को लेकर के उसने एक शाही कारखाना बनाया था, फैक्ट्री, रॉयल फैक्ट्री। और उसमें उनसे काम करवाता था। बोले जाओ हमारे लिए कपड़े, सेना के लिए कपड़े, औजार वौजार जो बनाने हैं सब बनाओ। सोचिए, कारखाना बनाया, फैक्ट्री बनाई, और इनको उस पर लगाया था। यानी कि इनको खाली नौकर की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि बाकायदा उनको कार्य में इस्तेमाल किया। यानी किसके लिए? राजकीय कारखाने में इनको लगाया था, रॉयल फैक्ट्री में इनको अपॉइंट किया और इनसे काम करवाओ। सोचिएगा, तो ये इसके कुछ कार्य हैं। क्लियर हो गया? और क्या क्या काम किए? छठा काम है, इसने सराय और कुओं का निर्माण करवाया। यानी कि जगह जगह रास्तों में, जगह जगह उसने क्या बनवाए? लोगों के जो यात्री होते हैं उनके आराम करने, ठहरने के लिए
कमरे टाइप के बनवा दिए, वहां कुएं खुदवा दिए और वहां पर कुछ लोगों को रख दिया जिससे घोड़ों को चारा वारा मिल सके। सरायों का निर्माण करवाया उसने, वहां कुएं खुदवाए जिससे पानी की समस्या का दूर हो जाए। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे उसके कार्य हैं, समाज कल्याण के कार्य कहते हैं इसका। ठीक है ना। सातवां काम क्या किया इसने, नहरों का निर्माण करवाया। सोचिएगा 6 नहरें बनवाई थी इसने, और नहरों का निर्माण किस लिए, सिंचाई के लिए। सोचिएगा किसानों को सिंचाई व्यवस्था अच्छे से उपलब्ध हो, इसके लिए सिंचाई के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। 6 नहरें बनवाई थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, उलूक खानी नहर। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसने ये भी काम करवाए। सोचिए ना, बात क्लियर कि नहीं। तो ये आम आदमी के कल्याण के लिए है, जिसके माध्यम से उसने समाज कल्याण करने की कोशिश की। ये उसके अपने कार्य थे। अब सोचिए, क्या इसी तरह के कार्य अकबर ने नहीं किए थे। ठीक है ना। इन्हीं कार्यों के आधार पर ही फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं, अकबर कहा जाता है। क्योंकि अकबर भी उदार था और यह भी उदार है, लोगों के कल्याण के लिए काम किए हैं, अकबर ने भी किए थे। इसलिए दिल्ली सल्तनत का अकबर कुछ लोग कहते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी सीमा भी थी, एक सीमा थी जिसकी वजह से इसको प्रॉपर अकबर नहीं कहा जाता। सीमा यह थी कि अधिकांश जो कार्य किए हैं वो मुसलमानों के लिए थे, ध्यान रखना। और दूसरी बात, ये सभी कार्य पूरे साम्राज्य में नहीं थे, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में थे। इसलिए इसकी जो सोच है, दृष्टिकोण है, वो थोड़ा सा छोटा है, संकीर्ण है। इसलिए खुल करके इसको अकबर नहीं कहा जाता। लेकिन फिर भी इसने अकबर की तरह नीतियों अपनाने की कोशिश की, अकबर की तरह समाज कल्याण करने की कोशिश की, उसका फायदा आम लोगों को मिला। इसीलिए उसको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा दिया जाता है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब सोचिए, यही आपके प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस भी हैं और यही सारी चीजें भी हैं, कंसेप्ट भी है। अब आराम से याद कर लीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चीजें आसानी से याद हो जाती हैं, अन्यथा नहीं होगी। सोचना, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। एवरीबॉडी, इट इज ओके, समझ में आ रहा है सभी लोगों को नहीं। अच्छे से करिए, नोट करिए, सारी चीजें करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। देखिए कंसेप्ट क्लियर है, कहानी की तरह सारी चीजें क्लियर हैं, तो चीजें आसानी से याद भी हो जाएंगी, अन्यथा भूल जाएंगे। मैं बस वही चाहता हूं कि आपके दिमाग में इतिहास छप जाए। इतिहास के ऊपर जो ठप्पा लगा रखा है ना, कि ये तथ्य हैं, तथ्य हैं, तथ्य हैं, कैसे याद करेंगे, वो सब हटा दीजिए। इस तरीके से आप पढ़ते जाइए। ठीक है। चलिए दूसरा, अब इसके आते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने दूसरे अन्य कार्य भी किए, जिन्हें हम निर्माण कार्य या सिविल इंजीनियरिंग के कार्य कहते हैं। किसने बहुत सारे निर्माण गतिविधियां करवाई, सिविल इंजीनियरिंग का काम करवाए। सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे जो भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनका निर्माण करवाया। तो इसमें देखेंगे तो उसके अंतर्गत सबसे पहला काम तो यह है कि पुरानी जो बिल्डिंग हैं, ध्यान रखना, पुरानी बिल्डिंग को पूर्ण करवाया। पुराने स्थापत्य का पुनर्निर्माण। किस किस का करवाया, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल बनवाई इसने। यानी कुतुब मीनार तब तक 3 मंजिल का था, इसने चौथी मंजिल का निर्माण करवाया। क्लियर हो गया, बात समझे कि नहीं एवरीबॉडी। ठीक। दूसरा काम क्या किया इसने, औलिया की दरगाह का पुनर्निर्माण, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का पुनर्निर्माण, यह भी करवाया।
ठीक है ना। नवीन कार्य कौन से हैं? नवीन निर्माण, ये तो पुराने हैं। नवीन निर्माण कौन कौन से हैं जो उसने करवाए? देखिए, इसने आपके ध्यान रखिएगा, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा ये बनवाया, जामी मस्जिद बनवाई, जामी मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है ना। खिड़की मस्जिद बनवाई, ये इसने बनवाए, ठीक है ना। और आप बाकी तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, ये इसने करवाया। इसके अलावा इसने और क्या काम करवाए? इसने ध्यान रखिए कई सारे नगरों का निर्माण करवाया, नगरों का विकास करवाया, जिनमें आप देखेंगे तो कौन कौन से हैं? फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार फिरोजा, जौनपुर। जौनपुर तो सोचिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बनवाया था उसने, एमबीटी की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था जौना खां, उसी की याद में इसने जौनपुर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ये उसने कुछ सारी चीजें करवाई। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए इसने लोक निर्माण विभाग का गठन किया था। क्या किया था? लोक निर्माण विभाग का गठन किया था, पीडब्ल्यूडी का गठन, सोचिए ना, ठीक है। इसने 6 नहरें बनवाई, 6 नहरों का निर्माण करवाया सिंचाई के लिए। ये सब सिविल इंजीनियरिंग ही है, 6 नहरों का। लेकिन ध्यान रखना, पहली बार दिल्ली सल्तनत में नहर का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गयासुद्दीन तुगलक ने। ध्यान रखना, पहली नहर का निर्माण किसने करवाया दिल्ली सल्तनत में? गयासुद्दीन तुगलक ने। और बाद में किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। इसके अलावा उसने और काम काम क्या किए? बहुत सारे बाग बगीचों का निर्माण करवाया, बाग बगीचे लगवाए। कहा जाता है लगभग 100-150 उसने बागों का निर्माण करवाया था। बात समझना, 100-150 से ज्यादा बाग बगीचों का निर्माण करवाया, उसमें हजारों लोगों को नौकरी मिली, काम मिला था, ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट है जिसमें सारी चीजें हुई थी। इसने मदरसे बनवाए, सराय बनवाई, महल बनवाए, बांध बनवाए, ठीक है ना, मस्जिदें बनवाई, ये सब काम इसने किए थे निर्माण विभाग के अंतर्गत। कहा जाता है कि इसने लगभग 50 से 60 बांध बनवाए थे, इतिहासकार बताते हैं कुछ कुछ, 50 से 60। लगभग 20 महल बनवाए थे, 40 मस्जिदें बनवाई थी, 100 सराय बनवाई थी, और लगभग 60 मदरसे बनवाए थे। यह सब इसने किया था। तो इसीलिए इसने पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का कार्य कहा जाता है। बाग बगीचे बहुत सारे बनवाए, ठीक है ना। तो यह बात समझ में आ गई। इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक को सीमित स्तर पर हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं, इसी पर कहते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसकी सोच जो है थोड़ी सी संक्षिप्त भी थी, थोड़ी सी संकीर्ण भी थी, छोटी थी, क्योंकि इसने अधिकांश कार्य मुसलमानों के पक्ष में किए थे, हिंदुओं के लिए नहीं। एवरीबॉडी, इट इज ओके, क्लियर आप सभी को? तो ये हैं सारी चीजें जो मैंने आपको बात बताई थी। अब सोच लीजिए कि ये सारे के सारे कार्य हैं। इससे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, और जो कुछ पढ़ेंगे तो वो हम कला संस्कृति में अलग से पढ़ेंगे, फिर वो अलग चीजें होंगी।
यहां पर शासक के संदर्भ में इतना बहुत है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहानी समझिए, फैक्ट याद कीजिए, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम से बाहर कुछ नहीं जाना। बेसिक क्लियर कर लीजिए बस। देखिए, अपना समय आप लोग मुझे दे रहे हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको चीजों को आसान तरीके से आप तक पहुंचाऊं, आपके समय का फायदा आप लोगों को उठाने के लिए कहूं। बस उसका फायदा उठाइए। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग सभी किसी ना किसी पद पर चयन हो, जो सपना आप देख रहे हैं वो पूरा हो, बस उसमें मेरी थोड़ी सी भागीदारी हो। ओके, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अगले टॉपिक में फिर हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच।